हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th लेसन 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह पार्ट सेकंड। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षीय विधियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसमें हमने स्वाभाविक प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमें पता चला था कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं, जिनमें से हम प्रतिजन के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रतिजन के विनाश की क्या विधि होती है, कार्यविधि, वो भी हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी क्या होता है और यह किस प्रकार कार्य करता है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। अगर जो एंटीबॉडी की बात करें अपन, तो एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये एंटीबॉडी अपने शरीर के अंदर इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम IG यानी इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा गामा ग्लोबिन द्वारा बनते हैं और इन्हें हम IG के फॉर्म में भी लिखते हैं। और ये प्राणियों के अंदर रक्त या अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा निष्प्रभावी करने के लिए प्रतिजन से क्रिया करते हैं और प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? पैराटॉप। अब ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है? तो प्रतिजन अंग्रेजी का जो Y अक्षर होता है उसके जैसे दिखाई देते हैं और यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से 2 भारी और 2 हल्की यानी 2 भारी हैवी तथा 2 लाइट L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं और 1 भारी और 1 हल्की श्रृंखला मिलकर एक HL द्विलक यानी HL डाइमर, H यानी हैवी और L यानी लाइट डाइमर बनाते हैं, यानी HL डाइमर बनाते हैं। ये 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, यानी एक हैवी श्रृंखला और एक लाइट श्रृंखला मिलकर एक HL डाइमर बनती है और इससे एक प्रतिरक्षी का यानी एक प्रतिरक्षी के अणु का निर्माण होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक प्रतिरक्षी अणु को जो 2 समरूप अर्धांश है, एक H का और एक L का, दोनों मिलकर बनते हैं और इन अर्धांशों में जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? डाइसल्फाइड बंधों के मिलने से या डाइसल्फाइड बंधों के बनने से होते हैं। और प्रत्येक जो आधा भाग है यानी एक H व एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनते हैं और हर अर्धांश में यानी H और L के अंदर ये भी आपस में क्या करते हैं? डाइसल्फाइड बंध द्वारा ही आपस में संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं, जैसा कि हमें आगे चित्र में दिखाई देगा। प्रत्येक भारी श्रृंखला जो होती है वो 440 अमीनो अम्ल से, प्रत्येक हल्की श्रृंखला 220 अमीनो अम्ल से बनी हुई होती है और यह कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला से जुड़ी हुई होती है। अगर हम भारी और श्रृंखला भागों की बात करें तो ये भारी और जो हल्की श्रृंखला होती है ये मुख्य रूप से 2 भागों से बंटी हुई होती है, एक अस्थिर भाग और दूसरा स्थिर भाग। अस्थिर यानी वेरिएबल पोर्शन, यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है और श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है और इसे हम FAB भी कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है स्थिर भाग, जिसे हम कांस्टेंट पोर्शन के नाम से भी जानते हैं, यह भाग COOH अंश की तरफ से होता है, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, तो इसके अंदर आपको एक बड़ी श्रृंखला और एक छोटी श्रृंखला दिखाई दे रही है। भारी श्रृंखला बड़ी श्रृंखला है जिसे हम भारी श्रृंखला के नाम से यानी हैवी चेन के नाम से जानते हैं। VH यानी वेरिएबल हैवी चेन। फिर ये मैंने अभी बताया तो आपको कि ये किससे जुड़ी हुई होती है? NH2 पोर्शन से जुड़ी हुई होती है और इनका जो स्थिर भाग होता है, कांस्टेंट भाग होता है, वो किससे जुड़ा होता है? COOH पोर्शन से जुड़ा हुआ होता है। और इस प्रकार से ये दोनों चेनें किससे जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध, SS दिखाई दे रहा है आपको, इन SS डाइसल्फाइड बंधों के साथ ये जुड़ी हुई होती है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें, ये तो हो गई हमारी श्रृंखला की बात। तो अधिकतर जो ये प्रतिरक्षी होते हैं इनका Y स्वरूप होता है और जो इनके उद्गम स्थल होते हैं वो क्या होते हैं? लचीले होते हैं, जिन्हें हम
कब्जे या हिंज कहते हैं। लचीले होने के कारण जो ये हिंज होते हैं, वेराइबल पोर्शन होता है, ये अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु सहित क्या करते हैं, जोड़ के अभिक्रिया करने में हमारी सहायता करते हैं। अब ये तो हमने प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ी। अब प्रश्न आता है कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से देखें तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, यानी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिन्हें हम अल्फा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन तथा म्यू के नाम से जानते हैं। अब भारी श्रृंखला के आधार पर जो ये प्रतिरक्षी हैं, ये 5 प्रकार के हैं, जिन्हें हम एकलक, द्विलक या 5 लक के रूप में जानते हैं। आईजीए प्रकार की जो प्रतिरक्षी होती है, यह एकलक प्रकार की प्रतिरक्षी होती है। इसी प्रकार से जो आईजीएम है वो क्या होती है, 5 लक प्रकार की प्रतिरक्षी होती है। फिर इनको अपन इस श्रृंखला के अंदर देख सकते हैं। इनको याद करने की जो एक सबसे सिंपल ट्रिक है, उस ट्रिक को हम क्या याद कर सकते हैं, गेम्ड, GAMED, क्योंकि 5 प्रकार की है, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। तो इन पांचों के नाम हम इस गेम्ड वर्ड से आसानी से याद रख सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रतिरक्षी होती है। अब जो IgG है वो उसके अंदर जो प्रतिरक्षी पाई जाती है, जो उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, वो किस प्रकार की होती है, गामा प्रकार की होती है और ये एकलक होती है। और हमारे शरीर के अंदर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह हमारे शरीर की एकमात्र प्रतिरक्षी है जो कि प्लेजेंटा यानी आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंचने का कार्य करती है। इसके बाद दूसरी आती है IgM, जिसे हम म्यू नाम से भी जानते हैं, और यह पंचलक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसके अंदर पाई जाती है और यह प्रतिजन से अनुक्रिया करके प्रथम प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, यानी ये सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बनती है। अब इसके बाद आ जाती है IgA। IgA अल्फा प्रकार की आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जो कि द्विलक प्रकार की होती है और ये माँ के दूध में पाई जाने वाली होती है, माँ के दूध के अंदर ये मिलती है। IgE यानी कि जो एपिसिलॉन है, ये एकलक प्रकार का प्रतिरक्षी होता है और यह एलर्जी क्रियाओं के लिए हमारे शरीर में उत्तरदायी होता है, यानी एलर्जी क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करता है। इसके बाद आती है IgD। IgD यानी डेल्टा, और ये एकलक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को उत्पादन करती है और उत्पादन करके क्या करती है, प्लाज्मा कोशिकाओं को विभेदन निर्धारण करने में बीटा कोशिकाओं की प्रतिक्रियात्मक स्त्रवण के लिए उनको क्या करती है, उत्तेजित करती है, यानी इसका काम करती है। एंटीबॉडी मेन जो इसका मुख्य कार्य हुआ वो क्या हुआ, एंटीबॉडी को उत्पादन करना। अब अगर मुख्य रूप से देखें कि जो जितनी भी प्रतिरक्षी हैं वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ काम करती हैं, तो जो IgG है वो सीरम में सबसे अधिक सांद्रता के अंदर पाई जाती है और IgG है इसका उत्पादन कब होता है, IgM के बाद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहली जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी है वो कौन सी है, IgM। तो IgM के बाद IgG का निर्माण होता है और IgE यह मास्ट कोशिकाओं के ऊपर पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी और प्रतिजन, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रक्त और रक्त समूह। हमें पता है कि जो हमारे शरीर के अंदर रक्त मिलता है वो क्या है, यह एक तरल सजीव जीवित उत्तक है जो कि गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है तथा हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है, बहता है। यह प्लाज्मा जो होता है वो निर्जीव तरल माध्यम होता है तथा रक्त कणिकाओं यानी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम रक्त की बात करें तो ये जो रक्त होता है आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक लाने का कार्य करता है, यानी मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर परिवहन का कार्य करता है। अब जब हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती हैं, RBC, WBC और बिंबाणु।
आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो कि लाल रंग की होती हैं और इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक उपस्थित होता है और ये खाद्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती हैं। वैसे तो हम रक्त के बारे में बहुत कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि रक्त की संरचना क्या होती है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ये रंगहीन और श्वेत रंग की होती हैं यानी सफ़ेद रंग की होती हैं, इसीलिए हम इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड कार्पसल्स या सेल्स कहते हैं। और ये हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करते हैं, इसीलिए हम इन्हें शरीर के सैनिक भी कहते हैं। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं आती हैं बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, जो कि रक्त का थक्का बनाने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। तो ये तो हुई हमारी रक्त की संरचना। अब रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, इनका पता हमें कैसे चला उसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने 1901 में रक्त के विभिन्न समूहों का सबसे पहली बार वर्गीकरण किया था और रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर जो विभिन्न प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते हैं, उनके आधार पर इन्होंने विभिन्न प्रकार के समूहों को वर्गीकृत किया था। और सामान्यतः जो ये प्रतिजन होते हैं वो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड्स के हो सकते हैं। ये प्रतिजन जो होते हैं मुख्य रूप से एक ही एलील या एक ही जीन से संबंधित से उत्पन्न होते हैं तथा वंशानुगत रूप से हमें अपने माता या पिता या दोनों से भी प्राप्त हो सकते हैं। जो लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर होता है, लाल रक्त कणिकाओं की सतह के ऊपर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन A और प्रतिजन B। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर ही हम रक्त को मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त के अंदर बांटते हैं, A, B, AB और O। इस प्रकार अगर अपन इनको कहें तो इस वर्गीकरण को इन्हीं AB और ABO की उपस्थिति के कारण हम इस वर्गीकरण को क्या कहते हैं, ABO समूहीकरण के नाम से हम जानते हैं। A प्रकार के रक्त में मुख्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं पर A प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है। तो इसी प्रकार से B प्रकार की जो ग्रुप होता है उसमें B प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है और AB के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर A और B दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से जो O प्रकार का रक्त होता है उसके अंदर A तथा B दोनों ही प्रतिजन नहीं होते हैं। AB के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं पर RH नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है और इसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो हमारा ब्लड होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक के नाम से हम जानते हैं। अब वह रक्त कणिकाएं जिनके ऊपर RH प्रतिजन नहीं होता है उन्हें हम RH नेगेटिव कहते हैं और जिनके ऊपर RH उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, RH धनात्मक। और यह व्यवस्था RH समूहीकरण कहलाती है। अब RH समूहीकरण क्या है, यानी कि A और B के साथ साथ RBC की सतह पर जो RH कारक पाया जाता है उसी RH की उपस्थिति के आधार पर हम रक्त को फिर से 2 प्रकार में बांट सकते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। उपस्थित होगा तो पॉजिटिव और अनुपस्थित होगा तो RH नेगेटिव। अगर अब प्रश्न उठता है कि ये RH क्या है, तो RH जो है वो कारक, जो RH कारक यानी RH को हम रीसस नामक नाम से भी जानते हैं। तो जो ये RH कारक है लगभग 417 अमीनो अम्ल का एक प्रोटीन होता है जिसकी सबसे पहली बार खोज मकाका रीसस नामक बंदर में गई थी और यह प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाया जाता है। सबसे पहले ये बंदर के अंदर खोजा गया था मकाका रीसस, इसलिए इस कारक का नाम ही क्या दे दिया गया, RH कारक। विश्व के अंदर अगर हम माने तो लगभग 85% जो मानव आबादी है वो RH धनात्मक यानी पॉजिटिव तथा शेष 15% जो आबादी है वो RH ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से हम RH कारक के भी हम प्रकार बांट सकते हैं। तो RH भी मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, RHD, RHC, RH स्मॉल c, RH स्मॉल e और RH कैपिटल
ई। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी जनी होता है वो कौन सा होता है? RH-D। और अगर इसके अंदर हम ब्लड की उपस्थिति की बात करें तो RH-D 85%, RH-C 80%, RH-C 80% और RH-E जो होता है वो आपका 78% और RH-E जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर 30% के करीब पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्या होती है और इसको हम किस प्रकार से सेव कर सकते हैं।